शर्मा। दोपहर को 2 बजे उदयपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे झीलों की नगरी और यहां पर दोपहर को 3:55 पर सहेलियों की बाड़ी जाएंगे। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सहेलियों की बाड़ी एट होम में शिरकत करेंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एट होम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार उदयपुर में झीलों की नगरी उदयपुर के दौरे पर इसी के तहत सीएम रहने वाले हैं। शाम को 6:25 पर फतेह सागर की पाल भी जाएंगे। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रात को 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। अगली सुबह 26 जनवरी के दिन सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों के मुताबिक 8:55 पर सर्किट हाउस से उदयपुर से रवाना होंगे। सुबह 9 बजे शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। 9:15 पर महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर पहुंचेंगे, जहां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। तो वहीं राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में लगातार नित नए फैसले हो रहे हैं। अब तक प्रदेश के 111 निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। सरपंचों को पंचायत का प्रशासक लगाया गया। हालांकि इसे 20 सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने, उनके प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। रिपोर्ट देखिए। एक साथ चुनाव कराने का मानस है, उस पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है और लगभग अंतिम चरण में है। सूबे की भजनलाल सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन कराए जाने की दिशा में लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है। जानकारी की माने तो सरकार 2025 में एक साथ निकायों और ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। पंचायती राज संस्थाओं के बाद अब सरकार शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव करने और नए शहरी निकाय बनाने और खत्म करने का आकलन करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की कमेटी का गठन किया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है। मंत्रियों की कमेटी शहरी निकायों का पुनर्गठन करने के लिए खाका तैयार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानस एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, और राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानस एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन। दोनों के पीछे मंशा यह है कि बार बार चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है, विकास के कामों में बाधा पहुंचती है, रफ्तार टूटती है। तो जो भी चुनाव होने हो एक बार हो जाए तो फिर जो भी सरकार हो उसको लगातार काम करने का अवसर मिलता रहे, प्रवाह बना, विकास के कार्यों का प्रवाह बना रहे, उनमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। ये इस विचार के पीछे मूल धारणा है और इसी धारणा को लेकर इस पर मंथन चल रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में निकायों और ग्राम पंचायतों का एक साथ चुनाव कराने का फैसला लिया है। इसके पीछे तर्क ये भी है कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लगती है, सरकारी मशीनरी प्रभावित होती है, साथ ही धन का दुरुपयोग होता है। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कर दिया है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में बने दो निकायों को भी मर्ज करके एक किया जाएगा। उन्होंने अपने राजनीतिक हित या किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए जो अनुचित निर्णय किया था, वो अनुचित निर्णय किसी भी रूप में न जनहित में था, न राज्य के हित में था और न उन शहरों के हित में था। इसलिए जब बॉम्बे जैसे महानगर में एक महानगर पालिका चल रही है, जहां जयपुर जैसे लगभग 10 शहर समाहित हो सकते हैं, तो यहाँ 2 निकायों की कहाँ आवश्यकता पड़ती है। और फिर जोधपुर और कोटा तो बहुत छोटे। जो इलाके नगर पालिका, नगर परिषद या शहरी निकाय बनने के मापदंडों को पूरा नहीं करते, उनमें छूट देने के लिए भी कैबिनेट सब कमेटी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के 111 निकायों में प्रशासक लगाए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने नगर निकायों प्रशासक को वित्तीय समेत अन्य अधिकार दिए, जिनका इस्तेमाल प्रशासक नए बोर्ड के गठन तक करेंगे और निकायों का संचालन करेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इससे बीच बड़ी खबर मिल रही है शिक्षा विभाग से, जहां पर 5005 उप प्राचार्य पदोन्नत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। राजस्थान शिक्षा
राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 31(ख) के प्रावधानों के मुताबिक प्राचार्य और समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की 17 जनवरी को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा के मुताबिक उपप्राचार्य पद के लिए 5005 अभ्यर्थियों का प्राचार्य और समकक्ष पद डीपीसी साल 2023-24 के लिए उपलब्ध रिक्त पदों को लेकर के वरिष्ठ सहयोग्यता के आधार पर चयन किया गया है। तो वहीं अलवर में त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। पहले दिन की छापेमारी में टीम को 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। रिपोर्ट देखिए। त्रेहान होम डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 5 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना बरामद। अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात जब्त। दूसरे दिन भी अलवर समेत दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंपनी त्रेहान होम डेवलपर्स के 20 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। टीम को अब तक 5 करोड़ कैश और 4 करोड़ 30 लाख का 5 किलो सोना मिला है। आईटी टीम को रियल एस्टेट की डील में अघोषित धन के लेन देन के व्हाट्सएप चैट के ब्यौरे भी मिले हुए हैं। साथ ही अघोषित लेन देन से जुड़े कागजात और प्लॉट और फ्लैट्स के बेचने में कैश लेन देन के ब्यौरे से जुड़े कागजात भी मिले हैं। हालांकि दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मीडिया की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से त्रेहान ग्रुप पर टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। गेट पर जो गार्ड है यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है अंदर अपने दस्तावेज खंगालने में लग रहे हैं। इसके अलावा जो टीम है वो अंदर बैठ के जो है दस्तावेज खंगाल रही है। साथ में जो प्रॉपर्टी के जो कागजात है उनको भी खंगालने में लगी हुई है। और यहाँ पर ऐसा सुनने को भी मिला है कि यहाँ करोड़ों रुपए की जो वो है मामला वो भी सामने आ रहा है कि या करोड़ों रुपए जो है बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। रियल एस्टेट कंपनी त्रेहान होम डेवलपर्स के जिन 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई, उनमें अलवर में 7, गुरुग्राम में 7, फरीदाबाद के 6 ठिकाने शामिल हैं। कई टीमें तीनों शहरों में दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। कार्रवाई में करीब 50 गाड़ियां और 150 अधिकारियों की टीम ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनी के सभी डायरेक्टर और अधिकारियों के फोन भी जब्त किए गए। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। हालांकि विभाग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस आईटी रेड से 2 दिन पहले अमृत कलश सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले आनंद गुप्ता के त्रेहान होम डेवलपर्स के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 6 दिन पहले शालीमार आवासीय सोसाइटी के अमृत कलश में आनंद गुप्ता के फ्लैट में आग लग गई थी। फ्लैट मालिक आनंद का आरोप था कि फ्लैट में घटिया क्वालिटी की वायर लगाई गई है। इसमें शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बता दें कि ये सोसाइटी त्रेहान होम डेवलपर्स की सबसे बड़ी सोसाइटी है। उधर भीलवाड़ा में एम्बुलेंस गेट जाम होने का मामला अब गहराता जा रहा है, जहां चिकित्सा विभाग और सीएमएचओ इसमें परिजनों की हड़बड़ाहट को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो वहीं परिजन इस मामले में विभाग पर ही आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में विभागीय जांच को भी परिजन महज खानापूर्ति करके मामले को रफा दफा करने की बात कह रहे हैं। चाहे चिकित्सा विभाग या फिर सीएमएचओ कुछ भी कहे हैं, सवाल ये उठता है कि चिकित्सालय में पहुंचकर एम्बुलेंस के गेट आखिर क्यों नहीं खुले। एम्बुलेंस के अंदर महिला की मौत का मामला। अस्पताल ने आरोपी ड्राइवर को दी क्लीन चिट। पीड़ित परिवार ने लगाए थे गंभीर आरोप। 19 जनवरी की रोज गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में लाई गई सुलेखा को अगर वक्त पर इलाज मिल जाता तो वो बच जाती। ये कहना है परिवार वालों का। परिवार ने जिंदगी और मौत के बीच झूल रही महिला को अस्पताल तक ले जाने वाले एम्बुलेंस चालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि ना तो ड्राइवर को अस्पताल के रास्ते की जानकारी थी और ना ही ऑक्सीजन की व्यवस्था एम्बुलेंस के अंदर थी। हद तो तब हो गई जब अस्पताल पहुंचने पर एम्बुलेंस का दरवाजा तक नहीं खुला। नतीजा ये रहा कि महिला ने दम तोड़ दिया। 108 आने के बाद और
उसको मम्मी को जैसे कि लटाया अंदर, जब उसकी सांसें चल रही थी, उसको ड्राइवर को ये नहीं पता कि महात्मा गांधी का रास्ता किधर है, वो हमको पांचल की ओर लेके गया। और जब उसको लेके गया तो उसको बोला कि भाई हमको सही रास्ते से लेके चल, तो वो बोला कि एक आदमी आगे आ जाओ। तो हमारे अंदर से एक जो बैठा था तो उसने वो बोला ठीक है मैं आता हूँ आगे। तो उसको भी आगे लेने के लिए जब गेट खोला गया तो वहाँ पे भी दो से तीन मिनट तक गेट खुला नहीं। हमने वहाँ पे भी धक्का धुक्की दे के गेट खोला और वहाँ पे भी गेट फिर आदमी वो आगे गया इंसान, तो उसको बोला कि चलो भाई चलो अभी ये हो गया, इसकी सांसें चल रही है तो उसको ऑक्सीजन लगा दो। तो उसको कम से कम 2 से 3 बार उसको जो पीछे जो कर्मचारी था उसको बोला कि ऑक्सीजन लगा दो। उसने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है और ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद उसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। जब उसको हमने बोला कि 2 से 4 बार की ऑक्सीजन लगाओ, तो वो ना हमारी बात को अनसुनी कर रहा है और फोन पे लगा हुआ है। महिला की मौत के बाद परिवार के गंभीर आरोपों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। महिला को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए रवाना किया जाता है। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस चालक और उसके सहायक ने बड़ी लापरवाही बरती है। 10 से 15 मिनट वो एम्बुलेंस को यहाँ लाने पर लेट हुए हैं और सबसे बड़ी बात सामने आई है जब एम्बुलेंस यहाँ पहुंच जाती है, जो एम्बुलेंस के गेट होते हैं जिससे मरीज को बाहर निकाला जाते हैं वो जाम हो जाते हैं। लगातार परिजन हंगामा करते हैं और जो गेट पर जो कांच की खिड़की बनी हुई थी उसे तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला जाता है और परिजनों का आरोप है इसी कारण से उस महिला की मौत हो गई। कमेटी ने जांच के बाद आरोपी एम्बुलेंस स्टाफ को क्लीन चिट दे दी है। अस्पताल के सीएमएचओ का कहना है कि महिला की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। रही बात एम्बुलेंस के दरवाजा ना खुलने की, तो ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है। सुसाइड के बाद परिजन पड़ोसियों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। हमने एक जांच कमेटी का भी निर्माण किया जिसमें सीनियर अधिकारी सहित अकाउंट के ऑफिसर और जो हमारे एनएचएम के यूनिट है और साथ में 108 की सेल के जो प्रोग्राम मैनेजर, इनको हमने रखा और इसके कमेटी की जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर इसका फिटनेस भी चेक किया गया। तो कमेटी ये बताया कि भाई पायलट जो है कहीं रास्ता नहीं भूला, ट्रैकिंग के आया, जीपीएस ट्रैकिंग से आया। महिला की मौत जो है एम्बुलेंस पहुंची उसके पहले ही हो चुकी थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें हैंगिंग कॉज आया है कि फांसी के फंदे पर लटकने से डेथ हुई है। तो ये जो है इस प्रकार से बेबुनियाद आरोप है। एम्बुलेंस गेट जाम होने का वीडियो कुछ और ही बयां कर रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से महिला के परिजन एम्बुलेंस के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि गेट कैसे भी करके खोलो, हमारी मां को कैसे भी ऑक्सीजन। जब ये पूरा मामला सामने आया तो सीएमओ सीपी गोस्वामी ने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था कि एक टेक्निकल एरर है और क्राउड की हड़बड़ाहट से ये घटनाक्रम हुआ है। उसके ठीक 24 घंटे बाद सीएमएचओ पूरी जांच बैठाते हैं और 4 जनों की कमेटी गठन की जाती है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि सीएमएचओ ने हाथों हाथ अपने स्टाफ और अपनी एम्बुलेंस को क्लीन चिट दे दी। क्या इस जांच के जो परिणाम होंगे उस परिवार में उस महिला को वापस ला पाएंगे? यही बात वो परिजन कह रहे हैं। लगातार एम्बुलेंस की खामियां और जो खराबी है उसको लेकर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अगर एम्बुलेंस सही होती, उसके अंदर फर्स्ट एड होता, ऑक्सीजन होती और गेट समय पे खुल जाते तो शायद तक वो महिला बच जाती। दरअसल भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में जवाहर नगर में रहने वाली सुलेखा रमानी ने किसी वजह से आत्महत्या की कोशिश की थी। गंभीर हालत में उसे इस उम्मीद से अस्पताल ले जाया गया कि उसे बचा लिया जा सके, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। महिला को जब एम्बुलेंस में यहाँ पर लाया गया तो एम्बुलेंस के गेट क्यों नहीं खुले, क्यों कांच की खिड़की को तोड़कर उस महिला को बाहर निकाला गया? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक सवाल खड़े करते हैं भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग की तैयारियों को लेकर और उनकी सुविधाओं को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं जयपुर में ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव के कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। बलजीत यादव पर स्कूलों में स्पोर्ट्स सामान सप्लाई में घोटाले के गंभीर आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई जयपुर, दौसा और अलवर में करीब 10 ठिकानों पर हुई। पूर्व एमएलए बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी के छापे।
जयपुर, दौसा, अलवर में 10 ठिकानों पर कार्रवाई। स्कूल में घटिया सामान की सप्लाई कर घोटाले का आरोप। सरकारी स्कूलों में खराब क्वालिटी के सामान की सप्लाई कर घोटाले के आरोप में पूर्व विधायक बलजीत यादव के जयपुर, दौसा और अलवर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी की कार्रवाई जयपुर में 8 ठिकानों पर की गई, जबकि अलवर और दौसा में एक ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई हुई। जानकारी के मुताबिक बहरोड विधानसभा से पूर्व विधायक बलजीत यादव के कुछ नजदीकी लोगों के ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर, अलवर और दौसा में 10 ठिकानों पर आज ईडी ने बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। और हम दिखा रहे हैं जयपुर में अजमेर रोड पर बलजीत यादव का ये घर, जो कि ज्ञान विहार कॉलोनी में, यहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों की पहरेदारी के बीच ईडी की टीमें पहुंची और यहाँ पर सर्च कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस कड़ी में ईडी दौसा के छोकरवाड़ा गांव में बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर के घर पहुंची। जानकारों की माने तो इस दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। ईडी पूर्व विधायक बलजीत यादव की बेनामी संपत्ति की जांच भी कर रही है और छापेमारी की कार्रवाई पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में हो रही है। ये जानकारी सामने आई कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने बलजीत यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके तहत आज 10 ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह भी आरोप है कि बलजीत यादव ने एमएलए रहते हुए अलवर जिले के 32 स्कूलों में स्पोर्ट्स आइटम खरीदे थे और विधायक कोष के धन से 4 स्पोर्ट्स फर्मों को भुगतान किया गया था। साथ में यह भी आरोप है कि पूर्व विधायक और 4 कंपनियों पर फर्जी तरीके से टेंडरिंग की गई थी, जिसका आरोप बलजीत यादव और उन कंपनियों पर है। और कई गुना भावों पर स्पोर्ट्स आइटम खरीदने का आरोप भी बलजीत यादव और उन फर्मों पर लगा था, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को मानते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया और आज इन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या है घोटाले से जुड़ा पूरा मामला? दरअसल मामला साल 2022-23 का बताया जा रहा है। सरकारी स्कूल में खेल का सामान सप्लाई करने के लिए कुछ कंपनियों को टेंडर दिए गए थे। इन टेंडर में बाजार मूल्य से 2.5 गुना ज्यादा कीमत में स्पोर्ट्स का सामान खरीदा गया। जिन कंपनियों को स्पोर्ट्स के सामान की खरीद का टेंडर दिया गया, वो कंपनियां बलजीत यादव के नजदीकी परिचितों और उनके कर्मचारियों की थी। आरोप है कि बलजीत यादव और उसके सहयोगी की कंपनी ने विधायक फंड में हेरफेर कर 2.5 गुना ज्यादा दाम में स्पोर्ट्स सामान की खरीद कर सरकार को नुकसान पहुँचाया। कुल 32 स्कूलों को सामान दिया गया था। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बलजीत यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के कुछ वक्त बाद बलजीत यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बलजीत यादव साल 2018 में भी कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें जब टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बहरोड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। इस दौरान वो चुनाव जीत गए और उन्होंने तत्कालीन गहलोत सरकार को समर्थन दिया था। देखा जाएगा कि इस ईडी की कार्रवाई में कितना कुछ ईडी साफ कर पाती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो आरोप पूर्व विधायक बलजीत यादव पर लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, तो बलजीत यादव का पक्ष भी सामने आएगा और साथ में ईडी ने क्या कुछ किया इसकी जानकारी भी कुछ देर के बाद साफ हो पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां 41 थानों के प्रभारियों के तबादले हुए हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ये तबादला लिस्ट जारी की है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 41 थानों के प्रभारी बदले गए हैं। बड़ा फेरबदल जयपुर शहर की पुलिस में किया गया है। 41 थाना प्रभारियों के तबादले होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की तरफ से ये तबादले को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, गुलाबी नगरी जयपुर के पुलिस बेड़े में बदलाव किया गया है, फेरबदल किया गया है। कमिश्नरेट में लगे हुए थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया गया है। कुल मिलाकर के 43 थाना प्रभारियों के तबादले होने की जानकारी सामने आ रही है। इसे लेकर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो बॉलीवुड